हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाइन आईए। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सोशियो पॉलिटिकल चैलेंजेस इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था अबाउट द इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस। जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आगे की वीडियोस आप देख सकते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। सी, इन द ईयर 1947 जब इंडिया आज़ाद हुआ, उसके बाद जो मेन सोशियो पॉलिटिकल चैलेंजेस थी वो ये थी कि द मेंटेनेंस ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन नेशन। नाउ इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि नेशन की डेफिनेशन या नेशन की कॉन्सेप्ट ही इस चीज पे डिपेंडेंट है कि जब एक स्टेट की एक सारे लोगों के अंदर जब कॉमन लॉयल्टी होती है तब जाकर के एक नेशन बनता है। तो इंडिया वॉज अ न्यूली born nation, and at the beginning India was at its very nascent phase. It was very vulnerable. तो क्या सच में ये नेशन मेंटेन रहेगा? क्या इसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी, या फिर देश के अंदर जो बहुत सारे डाइवर्स फोर्सेस काम कर रहे थे उसके वजह से ये देश बिखर जाएगा, बल्कनाइजेशन हो जाएगा? ये एक बहुत बड़ा डर था। तो इस देश को यूनाइटेड रखना एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था। हालांकि उसी टाइम पे आप लोगों को पता होगा कि एक पार्टीशन हुआ था जिसके वजह से देश की बंटवारा हुआ था। तो वो भी एक चैलेंजेस बन गया था कि आफ्टर द पार्टीशन क्या जो बचा है, क्या उसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रख पाएंगे हम लोग? तो हमारे जो लीडरशिप है उनके सामने जो मेन जो पॉइंट, जो चैलेंजेस आ खड़ा हुआ वो कुछ इस तरीके से था। नंबर वन was the partition of India. Now the partition of India took place based on two nation theory. अब ये टू नेशन थ्योरी कहता क्या है? टू नेशन थ्योरी ये कहता है कि बेस्ड ऑन कम्युनलिज्म, बेस्ड ऑन रिलीजियस कम्युनलिज्म और कम्युनिटी, हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट स्टे टूगेदर एंड दे कॉन्स्टिट्यूट टू डिफरेंट नेशन। राइट, और इसी थ्योरी के ऊपर बेसिस करके देश में इतना ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इतना ज्यादा कम्युनल हेट्रेड या कम्युनल वायलेंसेस बढ़ गया था कि हमारे सामने, हमारे लीडरशिप के सामने बिना पार्टीशन के कोई उपाय नहीं था, जिसके वजह से देश का बंटवारा हुआ। इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में जो आज के टाइम पे पाकिस्तान है, दैट बिकेम द वेस्ट पाकिस्तान, और ईस्टर्न पार्ट में जो कि आज के टाइम पे बांग्लादेश है, दैट बिकेम ईस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान ये दोनों मिला के बना पाकिस्तान, व्हिच वाज मेनली द मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। राइट, तो इसी बेसिस पे, इसी थ्योरी के बेसिस पे इंडिया के बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ। लेकिन जब पार्टीशन हुई तो जो वेस्ट पाकिस्तान के जो हिंदू थे और ईस्ट पाकिस्तान के जो हिंदू थे और इंडिया में जो मुस्लिम्स थे, उन लोगों को ये ऑप्शन मिला हुआ था कि या तो आप जा सकते हो, मतलब माइग्रेट कर सकते हो, या फिर इंडिया में आप रह सकते हो। तो बहुत सारा माइग्रेशन हुआ था, मतलब कि बहुत सारे मुस्लिम्स पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट किए, और सॉरी, बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट किए और बहुत सारे मुस्लिम्स इंडिया से पाकिस्तान में माइग्रेट किए। और ये जो माइग्रेशन का जो सिलसिला था, इसमें देयर वाज लॉट्स ऑफ वायलेंसेस, देयर वाज लॉट्स ऑफ डेथ। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया था ऑन द मेंटेनेंस ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो इसी के ऊपर बेस करके हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो आता है, दैट इज द कम्युनल डिवाइड। देखिए, बंटवारा तो हुआ कम्युनल डिवाइड की वजह से, राइट, कम्युनल वायलेंस की वजह से। अब देखिए, जब इंडिया और पाकिस्तान दो देश बना तो पाकिस्तान बिकेम अ मुस्लिम कंट्री, अ मुस्लिम नेशन। बेस्ड ऑन टू नेशन थ्योरी, पाकिस्तान बिकेम अ मुस्लिम नेशन, whereas India declared itself a secular state. India declared itself a secular state. Now there was a section of Indian society, उनका ये डिमांड थी कि अगर टू नेशन थ्योरी के वजह से बंटवारा होता है और पाकिस्तान और इंडिया बनता है, एंड पाकिस्तान डिक्लेयर इटसेल्फ अ मुस्लिम नेशन, then India should also declare itself a Hindu nation based on two nation theory. ये उनकी डिमांड थी, राइट। लेकिन हमारे जो टॉप लीडरशिप थे उन्होंने ये कहा कि
माना कि बंटवारा पाकिस्तान बना है टू नेशन थ्योरी के वजह से, लेकिन इंडिया ने कभी भी टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया। और क्योंकि इंडिया ने कभी टू नेशन थ्योरी एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए इंडिया ने अपने आप को सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर किया और सेक्युलर पॉलिटी एडॉप्ट की, राइट। दूसरी चीज ये थी कि इंडिया से बहुत सारे मुस्लिम पाकिस्तान माइग्रेट तो कर गए थे, लेकिन उसके बाद भी इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम और आज भी है। तो अगर इंडिया अपने आप को हिंदू नेशन डिक्लेयर कर देता है तो इंडिया के जो माइनॉरिटीज है उनका क्या होगा। तो हमारे जो हिस्टोरिकल कल्चर है, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है, वो ये है कि टॉलरेंस इज द हिस्टोरिकल कल्चर इन इंडिया, टॉलरेंस टुवर्ड्स एवरी रिलीजियन। तो क्या हम अपने जो हिस्टोरिकल जो ट्रेडिशन और हिस्टोरिकल जो कल्चर है, क्या उसको हम अबंडन कर दे, राइट। उसको तो हम अबंडन नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए इंडिया ने अपने आप को सेक्युलर स्टेट डिमांड की और या फिर डिक्लेयर की। एक और लॉजिक था अपने आप को सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर करने की, वो ये थी कि अगर हम टू नेशन थ्योरी एक्सेप्ट कर लेते और उसके वजह से हम हिंदू नेशन डिक्लेयर कर देते, देन इंडिया में और आज भी कुछ एरियाज है जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज है, लाइक कश्मीर, जो कि इंडिया डिमांड करती है कि इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो अगर हम टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट कर ले तो वी शैल लूज आवर लेजिटिमेसी टू आवर क्लेम ओवर कश्मीर, राइट। तो ऐसे इसी लाइन पे, इसी आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर बेस करके इंडिया ने अपने आप को सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर की। लेकिन ये जो कम्युनल डिवाइड था वो चलता रहा और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया इंडिया में कि इवन आफ्टर द पार्टीशन क्या इंडिया में जो स्टेबिलिटी और जो सिक्योरिटी है क्या वो मेंटेन रह पाएगा, या फिर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। ये लीडरशिप के मन में जारी रहा। तीसरी चीज, द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। देखिए, देश जब आजाद हुआ, इंडिया में दो टाइप के प्रोविंसेस थे। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि इंडिया में दो टाइप के प्रोविंसेस थे। वन वाज ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, and the second type was princely state. At the time of independence, there was almost 565 princely states, right? Now, under Indian Independence Act 1947, देश का बंटवारा हुआ और इंडिया और पाकिस्तान बना। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स जो बंटवारा हुआ वो मेनली ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की हुई, राइट। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थी, इनके साथ जो ब्रिटिश क्राउन की जो रिलेशन था, दैट वाज पैरामाउंट रिलेशन। इनका एक पैरामाउंट रिलेशन था और ब्रिटिश क्राउन के तरफ से अंडर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इस प्रिंसली स्टेट को 3 ऑप्शन मिला। नंबर 1, either they can join India, or they can join Pakistan, or they can stay independent. ये तीनों ऑप्शन जो प्रिंसली स्टेट के प्रिंस थे उनके पास था। नाउ द थर्ड ऑप्शन वाज वेरी अट्रैक्टिव फॉर देम, क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट रह जाते तो वो एक आजाद देश का हेड ऑफ द स्टेट कहलाते और उसका एक खुद का एक सॉवरेनिटी हो जाता। लेकिन देश में जो 565 प्रिंसली स्टेट्स था, कुछ छोटा कुछ बड़ा, उनके लिए प्रैक्टिकली, थियोरिटिकली तो ये पॉसिबल था, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वी हैव कम इन द 20th सेंचुरी, जिस टाइम पे या तो वो इसको इंडिया ज्वाइन करना था या तो पाकिस्तान ज्वाइन करना था, क्योंकि इंडिपेंडेंट रह के वो ज्यादा दिन तक वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। अब इंडिया ने तो डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया हुआ था, तो अगर वो इंडिया ज्वाइन करेंगे तो दे विल लूज देयर स्टेट अथॉरिटी, क्योंकि उनको भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आना पड़ेगा अगर वो इंडिया ज्वाइन करता है।
और अगर वो पाकिस्तान ज्वाइन करता है तो मेजॉरिटी जो कि हिंदू मेजॉरिटी प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके मन में डर था कि पाकिस्तान तो मुस्लिम नेशन है, पाकिस्तान तो मुस्लिम नेशन है, क्या पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करके भी वो सरवाइव कर पाएंगे। तो उनके पास एक्चुअली ज्यादातर जो प्रिंसली स्टेट्स था उनके पास एक्चुअली ज्यादा कोई ऑप्शन था नहीं। और इसी टाइम पे जो हमारे जिसको कहा जाता है द बिस्मार्क ऑफ इंडिया, वल्लभ भाई पटेल, जिस तरीके से बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनिफाई किया था उसी तरीके से वल्लभ भाई पटेल ने भी इंडिया को यूनिफाई किया। इट इज द कंट्रीब्यूशन और इंसिस्टेंस ऑफ वल्लभ भाई पटेल जिसके वजह से ज्यादातर प्रिंसली स्टेट डिसाइडेड टू ज्वाइन इंडिया। तो इसके वजह से इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हुई ना। ज्यादातर प्रिंसली स्टेट तो ज्वाइन किया था, लेकिन 3 स्टेट को छोड़ करके। वो 3 स्टेट कौन कौन थे? जम्मू एंड कश्मीर ने ज्वाइन नहीं किया शुरू में। दूसरा था जूनागढ़ और तीसरा था हैदराबाद। ये तीनों को छोड़ करके ज्यादातर जो प्रिंसली स्टेट्स था वो इंडिया ज्वाइन किया। लेकिन बाद में चल के ये तीनों ने भी इंडिया ज्वाइन किया, लेकिन वो कैसे? वो कुछ इस तरीके से, देखिए, जम्मू एंड कश्मीर ज्वाइंड इंडिया अंडर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जूनागढ़ ज्वाइंड इंडिया on the basis of plebiscite, and Hyderabad joined India on the basis of police action. अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर का कंडीशन क्या था। जम्मू एंड कश्मीर के जो प्रिंस थे, हिज नेम वाज राजा हरि सिंह। ठीक है, राजा हरि सिंह, ही वाज ए हिंदू रूलर, लेकिन पॉपुलेशन जो था मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन। मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन, राइट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन, लोग मतलब पाकिस्तान का ये क्लेम था कि जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। लेकिन राजा हरि सिंह ना तो वो इंडिया के साथ ज्वाइन करना चाहते थे, ना वो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना चाहते थे। वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। लेकिन उनकी लोकेशन को देखिए, इट इज बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। तो राजा हरि सिंह के लिए एक्चुअली इंडिपेंडेंट रहना पॉसिबल था नहीं, राइट। तो हुआ ये कि पाकिस्तानी ने एक कॉन्स्पिरेसी की कि पाकिस्तानी आर्मी ने पश्तून ट्राइब के साथ जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेड किया। तो राजा हरि सिंह डर गए उस चीज से और वो भाग के आए जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू के पास। लेकिन नेहरू ने वहां पे इंटरवीन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर वाज स्टिल नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और जवाहरलाल नेहरू किसी फॉरेन टेरिटरी में इंटरवेंशन पसंद नहीं करते थे। लेकिन तो उसी टाइम पे राजा हरि सिंह के पास ये ऑप्शन दिया गया कि अगर वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे तो तब जम्मू एंड कश्मीर को इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और अगर डिक्लेयर किया जाएगा तब जाकर के इंडियन आर्मी वहां पे इन्वेड इंडियन आर्मी उसपे जम्मू एंड कश्मीर को हेल्प कर सकता है, राइट। तो इसी बेसिस पे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन की, जिसके बेसिस पे जम्मू एंड कश्मीर बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और तब जाकर के इंडियन आर्मी को भेजा जाता है। एंड बाय द इंडियन आर्मी जो पाकिस्तानी जो फौज थी या फिर जो पश्तून ट्राइब्स थी उनको धकेल के वापस भेजा जाने लगा, राइट। तो उसके बाद की भी एक कहानी है, जब हम डिटेल डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट ओनली जम्मू एंड कश्मीर। जब इन द लेटर क्लासेस वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट जम्मू एंड कश्मीर और वहां की पॉलिटिक्स के बारे में इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। वहां पे हम उसके बाद की जो कहानी है डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो इट बिकम्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए जूनागढ़ के साथ क्या कंडीशन था। जूनागढ़ का कंडीशन कुछ जम्मू एंड कश्मीर का ऑपोजिट था। इनके जो रूलर थे वो थे मुस्लिम रूलर, लेकिन जो पॉपुलेशन था वो था हिंदू मेजॉरिटी। तो वो भी इंडिया ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो वहां के पॉपुलेशन थे, जो लोग था, वो इंडिया ज्वाइन करना चाहता था। तो हुआ ये कि वहां पे प्लेबिसाइट कंडक्ट किया गया।
नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लेबिसाइट एंड इलेक्शन। है तो दोनों ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस, है तो दोनों ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लेकिन एक डिफरेंस है, वो ये है कि इलेक्शन में कुछ कुछ कैंडिडेट इलेक्ट कंटेस्ट करते हैं, कुछ कैंडिडेट कंटेस्ट करते हैं और लोगों को इसी कैंडिडेट में से किसी एक जन को चुनना होता है। लेकिन प्लेबिसाइट में कोई कैंडिडेट इलेक्ट नहीं करते, कोई कैंडिडेट कंटेस्ट नहीं करता, वहां पे एक इशू होता है, कोई एक क्वेश्चन होता है और जवाब होता है या तो यस में या तो नो में। आपको या तो यस में वोट देना है या तो नो में वोट देना है, राइट। तो इस प्लेबिसाइट में क्वेश्चन ये था वेदर यू वांट टू ज्वाइन इंडिया और नॉट, और यू हैव टू इलेक्ट आइदर यस और नो। तो ज्यादातर लोगों ने यस वोट किया, जिसके वजह से ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्लेबिसाइट जूनागढ़ वाज इंटीग्रेटेड विथ इंडिया। ओके, हैदराबाद के जो प्रिंस थे, ही वाज द निजाम एंड ही वाज अ वेरी रिच पर्सन। नाउ ही वांटेड टू एक्चुअली ज्वाइन पाकिस्तान, लेकिन हैदराबाद का जो लोकेशन था, हैदराबाद का जो लोकेशन था, दैट वाज नॉट सुइटेबल टू ज्वाइन पाकिस्तान, राइट। लेकिन वो निजाम जो थे वो वेट करते रहे और इंडियन सरकार से ये कहा कि हमें टाइम चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको टाइम दिया भी, लेकिन उसी टाइम का यूज करते हुए उन्होंने एक फोर्स इकट्ठा करने की कोशिश किए थे। इसी बेसिस पे आप लोगों को पता होगा कि राजाकार्स बोल करके एक बैंड ऑफ फोर्सेस आया था हैदराबाद में, हु स्टार्टेड एट्रोसिटीज ऑन द हिंदू पॉपुलेशन। बाद में चल के इंडियन गवर्नमेंट ने पुलिस मतलब कि अपने फोर्सेस भेजे, मिलिट्री भेजे, और हैदराबाद के निजाम क्या किए, हैदराबाद छोड़ के विदेश भाग गए। एंड अंडर पुलिस एक्शन हैदराबाद को इंडिया के साथ इंटीग्रल पार्ट बनाया गया। तो दिस चीज ऑल्सो बिकेम अ वेरी बिग चैलेंजेस, राइट। बट फाइनली दे ज्वाइंड इंडिया, बट जम्मू एंड कश्मीर स्टिल कंटिन्यूज टू बी अ वरी और अ कंसर्न फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया, राइट। So this was about the integration of princely states. Next is reorganization of states. अब देखिए, पहले हुआ पार्टीशन, फिर हुआ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, और इन सब के वजह से जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात हुई तो हमारे लीडरशिप के मन में यह डर आ गया कि स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाए। अब देखिए, शुरू से बहुत पहले से यह कहा जा रहा था इवन एट द टाइम ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट कि जब देश आजाद होगा तो स्टेट की जो रीऑर्गेनाइजेशन होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में जब ये सारे इंसिडेंट हुआ और ये इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी के मेंटेन करने में एक बहुत बड़ा चैलेंजेस की तरह हमारे सामने खड़ा हो गया, तो हमारे जो लीडरशिप है वो उनके दिमाग में ये आने लगा कि अगर हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनाएंगे तो हो सकता है कि ये डिवाइड लैंग्वेज के बेसिस पे भी इंडिया में आ जाए। तो एक कमीशन बनाया गया सबसे पहले, उस कमीशन का नाम था धर कमीशन। धर कमीशन धर कमीशन का रिकमेंडेशन था कि जो स्टेट की रिऑर्गेनाइजेशन है वो लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। लेकिन जब ये डिक्लेयर किया गया तो बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करने लगा। उसके बाद फिर एक और कमेटी बनाया गया था, उसका नाम था जेवीपी कमेटी। देयर वाज 3 मेंबर, जे स्टैंड्स फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी स्टैंड्स फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड पी स्टैंड्स फॉर पट्टभी सीतारामैया। ये तीनों का एक कमेटी था, उनका भी रिकमेंडेशन यही सेम था, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। अब जब दो कमीशन से सेम रिकमेंडेशन आया तो इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट फैल गया, खास करके आंध्रा में। वहां पे विशाल आंध्रा की डिमांड थी और एक कांग्रेस के ही एक नीचे लेवल के लीडर जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुल्लू, वो ही स्टार्टेड अ हंगर स्ट्राइक, और आफ्टर अ लॉन्ग डेज ऑफ हंगर स्ट्राइक ही एक्चुअली डाइड। और जब उनकी डेथ हो गई तो बहुत ज्यादा
प्रोटेस्ट पूरे देश भर में होने लगा। फाइनली एक और कमीशन बनाया गया था, फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन फजल अली कमीशन का रिकमेंडेशन यह था कि ब्रॉडली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्टेट बनाया जा सकता है। ब्रॉडली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ब्रॉडली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बनाया जा सकता है स्टेट, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस विल बी अ प्रायोरिटी अगर वो इसके साथ, लैंग्वेज के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आता है। तो इट इज ऑन दिस बेसिस थोड़ा प्रोटेस्ट धीरे धीरे शांत होने लगा, एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास हुआ। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, जिसमें एट दैट टाइम 14 states on the basis of language broadly, on the basis of language broadly came in existence, and the challenge with regard to the reorganization of state. See, the reorganization of state is very important in a federal polity. And India, because of its diversity, huge diversity, इंडिया को तो फेडरल पॉलिटी अडॉप्ट करना ही था। इंडिया कभी सोच ही नहीं सकता कि वो यूनिटरी गवर्नमेंट अडॉप्ट करे। तो ये तो शुरू से ही तय था कि इंडिया को फेडरल पॉलिटी अडॉप्ट करना है, और क्योंकि फेडरलिज्म अडॉप्ट कर रहा है तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑल्सो बिकेम इंपॉर्टेंट। और जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात आई तो ये चैलेंजेस हमारे सामने आ गया। सो दीज आर द मेन ब्रॉड चैलेंजेस, सोशियो पॉलिटिकल चैलेंजेस बिफोर द लीडरशिप ऑफ द country. Okay, so this is all about the big three challenges that we had started in the very first class. Big three challenges right after independence, before the leadership. In the next class we are going to start with the Nehruvian era. Thank you.